स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राकेश बंसल, संदीप जैन, मयूरेश जोशी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मयूरेश, आपका भी स्वागत है। ये बताइए क्या लग रहा है बाजार का व्यू, नया फाइनेंशियल ईयर का पहला कारोबारी दिन कैसा हो सकता है? मॉर्निंग हेमन जी। मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी हमने एक एंथुजियाज्म देखा था मार्च सीरीज में, शायद मार्केट से भी रियलाइन करने की कोशिश करेगा कि आरबीआई की जो रेट दरें हैं कितनी कट सकती है। आई थिंक जो पोल आपका मैं सुन रहा था अभी, आई थिंक मैं काफ़ी सहमत हूँ। आई थिंक 25 बिप्स लार्जली फैक्टर इन हो चुका है और कुछ ही आई थिंक दिनों में आई थिंक अर्निंग्स आनी चालू हो जाएगी। जो मार्केट्स आई थिंक ये भी फैक्टर कर चुका है कि आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ शायद ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर में वीक रह सकती है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स की जो एक ट्रेजेक्ट्री है आई थिंक एक कंसोलिडेशन बेसिस पे ही रहेगी, लेकिन आई थिंक वी शुड बी कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज। तो मेरे ख्याल से थिंक एक पॉजिटिव बायस बरकरार रह सकता है अगर आरबीआई सरप्राइज करता है और क्लियरली अगर अर्निंग्स जो फर्स्ट हाफ ऑफ द अर्निंग्स है अगर वो पॉजिटिवली सरप्राइज करते हैं तो मार्केट मोमेंटम कैन बी मेंटेन। आरबीआई की तरफ से सरप्राइज चाहिए, आरबीआई करेगा अब जो करना है, क्योंकि येलेन ने तो वापस से 7,800 की तरफ निफ्टी को बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर क्या कुछ करते हैं। दरें तो घटेगी, ये तो पक्का है, 100% लोग मान रहे हैं। अब कितनी घटेगी वही वाली बात है। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले हैं उन पर राय ली जाए। MEP इंफ्रा, जरा राकेश इसके चार्ट्स देखकर बताएं क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नागपुर में एक ऑर्डर मिला है इन्हें, या यूँ कहें कि इन्हें सेलेक्ट किया गया है 4 लेनिंग का एक हाईवे बनाने के लिए। MEP इंफ्रा का स्टॉक क्या खरीदना चाहिए? अनिल जी, इसका अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर कुछ इतना खास नहीं है। स्टॉक कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म ही करा है इसने मार्केट को। इमीडिएटली ऊपर की तरफ देखें तो 40 रुपए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 40 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तब थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, और तब भी मुझे लगता है कि ऊपर में 43, 44 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर कोई उछाल आता है तो मेरा ऐसा मानना है उसको यूज करना चाहिए पोजीशन से निकलने के लिए। ये तो ये राय MEP इंफ्रा पर, यहाँ पर खरीदारी नहीं करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। लेकिन जेट फ्यूल के दाम दिल्ली में जिस तरह से 0.9% बढ़े हैं, इसके चलते राकेश क्या एविएशन शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और किसी शेयर को आप शॉर्ट करना चाहेंगे, जेट को खासतौर पर? चार्ट्स किसके सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखते हैं? देखिए हेमंत जी, चार्ट की बात करें तो सबसे वीक चार्ट इंडिगो का है, उसके बाद स्पाइस जेट है, और जेट एयरवेज में अगर आप देखें तो अभी तक ऐसा लग रहा था शायद एक बेस बना रहा है। नीचे में 536 एक सपोर्ट था, कल की क्लोजिंग 547 की है। अगर ये स्टॉक नीचे में 536 के लेवल्स तोड़ता है, 536 के नीचे इसको शॉर्ट करना चाहिए, तब इस स्टॉक में करेक्शन टूवर्ड्स 518, 517 तक की देखने को मिल सकती है। भारत वायर रॉप्स, ये स्टॉक आज लिस्ट होने वाला है, कंपनी लिस्ट होने वाली। 45 रुपये में इशू प्राइस किया है इन्होंने, 1.25 गुना 1.2 टाइम्स भरा है। कुछ संदीप आइडिया दे सकते हैं, अंदाजा दे सकते हैं कैसी लिस्टिंग होगी, क्या करना चाहिए? जैसा कि जब आईपीओ आ रहा था तो मैंने तो नेगेटिव कमेंट्स दिए थे। मुझे नहीं लगता कि आईपीओ में रिटर्न्स बनेगा। बाकी जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन लेवल्स भी थे तो रिस्पॉन्स से भी लगता है कि मार्केट ने थम्स अप दिया नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत भी लिस्टिंग गेन्स हो जाए तो ले ले। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नया निवेश तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो ले भी रखे वो लोग एग्जिट करें। हरीश, ये जो निफ्टी में आज से बदलाव हो रहे हैं, टाटा मोटर्स का DVR शामिल हो रहा है। हालांकि इसका अनाउंसमेंट पहले हो चुका था लेकिन इफेक्टिव आज से है। इस 91 शेयर के ऊपर आपकी क्या राय है, ये भी बताइए, टाटा मोटर्स के DVR पर। और कोई स्टॉक जो शामिल हो रहा है, और वो भारती इंफ्रा, आइशर, इसमें किस पर आप बुलिश हैं? आई थिंक सारे स्टॉक्स में मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इंडिविजुअली अगर हम बिजनेसेस देखें तो सारी कंपनियों के आई थिंक बिजनेस लाइंस और वर्टिकल्स काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आइशर मोटर्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो उनकी जो 2 व्हीलर सेगमेंट है दैट इज होल्डिंग अप प्रीटी वेल। EBITDA मार्जिन्स अबव एक्सपेक्टेशंस ही आए थे। जो उनका बैकलॉग ऑर्डर बैकलॉग जो है आई थिंक दैट इज गेटिंग कर्टेल्ड बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोडक्शन कमिंग थ्रू। तो मुझे लगता है आई थिंक जो CV सेगमेंट है उसमें भी थोड़ी सुधार देखने मिल रही है। सिमिलरली भारतीय इंफ्राटेल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कैश रिच बैलेंस शीट है। जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी रैंप अप करेंगे ऑपरेशन, इनके जो टेनेंसी रेशियोज है अराउंड 2.2, 2.25, 2.3 के लगभग, आई थिंक दैट शुड शो सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड। और जैसे इनके कैश फ्लोज आते हैं मेरे हिसाब से आई थिंक दैट इज वेरी वेरी एक्रीटिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। टाटा मोटर्स
सिमिलरली आई थिंक जो डीबीआर है आई थिंक सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। इट्स अ कॉमन नोन फैक्ट नाउ कि अगर हम इंटरनेशनल कंपनियों की बात करें, ऑटो कंपनी और उनकी डीबीआर की, तो इतनी गैप रहती नहीं है। टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस हैज बीन लैगिंग बिकॉज ऑफ चाइना इश्यूज, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक एक्स चाइना इनके नंबर्स हैव हेल्ड अप प्रीटी वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक वी आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन ऑल दीज 3 स्टॉक्स गेटिंग इंक्लूडेड। और एक क्लियर डिस्क्लेमर, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स हमारे फंड में शायद हो सकते हैं। ओके, ठीक बात है, डिस्क्लेमर ध्यान में रखें, स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन जो है, लेकिन रिकमेंडेशन इसी पर आगे फोकस करते हैं। सुब्रमण्यम साहब ने आईजीएल को चुना है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने के लिए। आज सर बताएं क्यों पसंद है आपको और क्या टारगेट्स है इसके लिए? मुझे आई थिंक बाई फार ये ऑयल एंड गैस स्पेस में ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो लगभग सब स्टॉक्स की अच्छी रोल्स और मोमेंटम भी अच्छी है। लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस आई थिंक कल हाल ही में इसमें एक अच्छी खासी न्यूज़ भी आई थी गैस कटौती के चलते इसमें फ़ायदा होने की, और रोल्स भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी रोल्स हुई है ऑलमोस्ट 80% की, और जहाँ पर 6 मंथ्स एवरेज भी 75% के आसपास है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो 570 के आसपास बंद हुआ है। मेरा मानना है कि शायद ये कहीं ना कहीं इस अप्रैल महीने में इसकी जो ऑल टाइम है वहां तक भी जा सकता है, लेकिन एक मॉडेस्ट टारगेट मैंने रखा है। आई थिंक कम से कम 600 का एक टारगेट पकड़ के इसकी खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, 600 रुपए का टारगेट पकड़कर यहाँ पर आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। ये राय आईजीएल पर निकल कर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर रखिए, 40 अंक की कमजोरी के साथ आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, इस तरह के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार एक्शन आज खुलने के साथ देखने को मिलेगा। खबरों के दम पर उस सब पर बात करेंगे ब्रेक के उस पर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ बना हुआ है। हमारे साथ राकेश बंसल हैं, संदीप जैन है, मयूरेश जोशी हैं, सुब्रमण्यम साहब हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं उन शेयरों की जहां आज एक्शन खुलते ही देखने को मिलेगा। केईसी इंटरनेशनल एक और ऐसा स्टॉक है जहां 836 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर इनके हाथ लगा है। ये बताइए राकेश, चार्ट्स पर कैसा लगता है ये शेयर आपको? हेमंत जी, चार्ट स्टॉक का नाम दोबारा बताएंगे एक बार आप? केईसी इंटरनेशनल, हमने देखा करीब 122 रुपए 30 पैसे पर कल जाकर समाप्त हुई। चार्ट हेमंत जी काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने नीचे में 119, 120 पे एक बेस बनाया हुआ है और स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी पर है। एक बार ये स्टॉक ऊपर में 123 रुपीज 50 पैसा के ऊपर निकलता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो 123 रुपए 50 पैसे के स्तर पे नजर रखनी चाहिए। ये एक ब्रेकआउट का स्तर है। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो नेक्स्ट ऊपर में 128, 129 के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट, ये लेवल है केईसी इंटरनेशनल के लिए। लेकिन एक और स्टॉक जो मैं देख रहा जहां पर ऑप्शंस में ट्रेड करने की राय सुब्रमण्यम साहब ने दी है, और वो है आईडीएफसी। सर, ये तो बड़े दिनों बाद किसी रिकमेंडेशन में आया है। आईडीएफसी के शेयर को हम भूल ही गए थे एक्चुअली। निफ्टी से बाहर निकला, फिर डीमर्ज हुआ, इसका बिजनेस उसके बाद से आउट ऑफ रेडार हो गया। क्या वजह आपने चुना है सर इसे? काफी रेडार से बाहर हो गया, लेकिन रोल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल तक जो था रोल्स में शॉर्ट रोल्स काफी नहीं यहाँ पर देखने को नहीं मिली, लेकिन जो फाइनल आंकड़े उभर के आए वहां पर अच्छी खासी लॉन्ग रोल्स देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये 37-38 इस लेवल पे अच्छी खासी एक बॉटम फॉर्मेशन बन गई है। और जिस मार्केट में जहां पर ऑलरेडी हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है, और उस माहौल में जहां पर एक अंडर परफॉर्म मिले और लग रहा है कि शायद एक अच्छा खासा बेस मिले, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से आई थिंक एक मॉडेस्ट टारगेट है। आई थिंक 45 तक जाने की डेफिनेटली पोटेंशियल है। तो उस लिहाज से मैंने एक 40 का कॉल का रिकमेंडेशन दिया, जो 2-2.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक मॉडेस्ट टारगेट 4, 4.5, आई थिंक वहां तक जाने की पूरी संभावना है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज दिया से आई थिंक अप्रैल सीरीज के लिए एक अच्छी खासी बेट बन सकती है। ओके, चलिए तो आईडीएफसी स्टॉक पर नजर रखिए, तेजी का कैंडिडेट है ये सीरीज के लिए। ये रहा हमारे एक्सपर्ट की, तो वेल्थ क्रिएशन आइडिया ये दे रहे हैं इस सीरीज के लिए हमारे एक्सपर्ट। लेकिन अनिल, आप देखिए वेल्थ डिस्ट्रक्शन अगर किसी एक सेक्टर ने किया है तो वो फार्मा सेक्टर ने किया है साफ तौर पर। और पिछला फाइनेंशियल ईयर तो बेहद कमजोरी भरा रहा है और कई शेयरों ने काफ़ी वेल्थ इरोड करी है। और आप देखिए इस सीरीज के पहले कारोबार दिन भी खराब खबरें आ रही हैं एल्केम लैब्स की तरफ से। यूके की हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंस्पेक्ट किया था इनका एक प्लांट मार्च में, और उसमें 8 ऑब्जर्वेशंस पाई गई हैं। हालांकि कंपनी अभी जुटी हुई है उन ऑब्जर्वेशंस का जवाब देने के लिए, लेकिन क्योंकि ये खबर अब बाहर आई है, ये बताइए संदीप कैसे देखते हैं आप इसे? एल्केम लैब्स पर आपका क्या व्यू है और कैसे
आज ये शेयर रिएक्ट कर सकता है इन खबरों पर? नहीं, नेगेटिवली तो सर्टेनली रिएक्ट करेगा। एल्केम लैब इनफैक्ट जब आईपीओ आया था तो ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला ये स्टॉक था और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे आया था। इतनी बड़ी फार्मा कंपनी, इतनी बेहतरीन कंपनी और सस्ते वैल्यूएशंस पे आई थी तो बहुत बड़ा रिटर्न भी बना था। बट अगेन अब रेगुलेटर्स इतने पीछे पड़े हुए हैं, यूएस था, फिर यूके आ गया, अब इंडिया वाले भी पीछे पड़े हुए हैं। सारे जो एफडीसी जो ड्रग्स है, सारों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पहले जो इनको फार्मा के साथ साथ जो एफएमसीजी का जो बेनिफिट मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट वेरी बुलिश अबाउट द सेक्टर, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशंस होंगे और री रेटिंग होंगी स्टॉक्स की। और सस्ते स्टॉक्स जो पी लेवल्स पे है, जैसा कि डॉक्टर रेड्डीज है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इप्का लैब जो सबसे पहला था इनफैक्ट यूएसएफडी में, बड़ी फार्मा कंपनीज में, वो आज तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाई है, तो वो अच्छे लेवल्स पे है। इनफैक्ट उनको भी अब साल 1.5 साल होने को आए हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं यूएसएफडीए वाली कुछ आने वाले क्वार्टर्स में, तो उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। बट ओवरऑल थोड़ा सा कॉशियस रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा इस सेक्टर में, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई है और जो सस्ते वैल्यूएशंस वाले फार्मा स्टॉक्स हैं उन्हीं पे ध्यान दें, और उसमें भी पर्टिकुलरली लार्ज कैप्स पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और इस बीच एचडीएफसी की एक खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर। लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार करने वाली जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसको आप एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ इनका पार्टनर है उस कारोबार में। इनको इन्होंने 9% हिस्सा बेचा है, यानी कि स्टैंडर्ड लाइफ ने हिस्सेदारी कारोबार में बढ़ाई। आपको पता है इंश्योरेंस में एफडीआई खोल दी गई है और उसके बाद जो जितने भी फॉरेन पार्टनर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड लाइफ ने भी एचडीएफसी के इस कारोबार में यहाँ हिस्सेदारी बढ़ाई। तो इसी पर एक राय ले ली जाए मयूरेश से। मयूरेश, एचडीएफसी का स्टॉक थोड़े समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देख रहा था, लोगों को थोड़ा सा अब ये ब्रोकर्स को, खासतौर से फॉरेन ब्रोकरेज को डर लग रहा है कि जो ग्रोथ है एचडीएफसी की धीमी पड़ेगी, साइज बड़ी होगी और डिमांड इतनी है नहीं, ऐसा लग रहा है लोगों को। क्या लगता है, एचडीएफसी खरीदने का मौका है या थोड़ा इंतजार किया जाए? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से अनिल जी आई थिंक एक पोर्टफोलियो स्टॉक ही है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स नीचे के लेवल से स्टॉक होल्ड करके बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जो बेस, और आपने जैसे राइटफुली कहा, जो बेस बना है इसका, आई थिंक आउट परफॉर्मेंस बेस पे करना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आई थिंक जैसे इसका परफॉर्मेंस आता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इसके स्प्रेड्स, निम्स आई थिंक मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आते हैं, एसेट क्वालिटी पे कोई प्रेशर नहीं है, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनकी एडवांसेस ग्रोथ भी है दैट इज हैपनिंग एट अ वेरी वेरी डिसेंट पेस। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर हम वैल्यूएशंस का एक हेडविंड निकाल दें तो दिस इज वन स्टॉक दैट कैन गिव यू रिटर्न्स ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट बेसिस। दूसरी बात, जैसे इनका एक स्टेक सेल हुआ है, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इज सेंटिमेंटली पॉजिटिव फॉर द स्टॉक एज वेल। तो आई थिंक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को होल्ड करते हैं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है राय इस वक्त एचडीएफसी पर। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन और पहला सौदा। बने रहिए हमारे साथ। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। तैयार हो जाइए भरपूर एक्शन के लिए। प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन आज ये नहीं कहूँगा मैं आपको कि करेंसी मार्केट भी खुलने वाले। जी हाँ, बैंक हॉलीडे है, आज छुट्टी है बैंक्स की, तो और बैंक की छुट्टी के साथ इक्विटी मार्केट खुले, लेकिन करेंसी मार्केट में छुट्टी है। लंबा वीकेंड एक और उनके लिए। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको कि जो कल भी हमने बताई, फिर से रिमाइंड करते हैं बाजार खुलने वाले उससे पहले। कल अगर आपने कोई शेयर खरीदे हैं कैश मार्केट के, तो आज बेचने में सावधानी रखें। कोशिश यही करें आज ना बेचे तो बेहतर है, क्योंकि 5 तारीख को इनके सबके मिला के सेटलमेंट एक साथ होंगे, तो ये 2-3 सेटलमेंट जब साथ में होते तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस हैं कि आप डिलीवरी लगा पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में थोड़े थोड़े टाइम के गैप में वो जो सेटलमेंट होता है उसमें थोड़ी कभी कभार मुश्किल हो जाती है। अगर आपने वो टाइम लिमिट मिस कर दी तो आपकी डिलीवरी लगेगी नहीं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपने कल शेयर खरीदें कैश मार्केट, वायदा कारोबार के ट्रेड्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे करना है जो करना है करें, लेकिन कैश मार्केट में अगर कल खरीदारी किए, आज ना बेचे तो बेहतर है, और बेचे तो सावधानी के साथ, और इंश्योर कर लें कि आपकी डिलीवरी लग जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं प्री ओपनिंग सेशन की। उससे पहले एक और स्पेस है जहां पर मुझे लगता है जो बड़ा एक्शन होने वाला है, वो ऑटो शेयरों की। ऑटो नंबर्स तो आज आने वाले हैं ही, लेकिन अगर किसी ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी या बिकवाली का मौका वायदा कारोबार में दिख रहा है आपको पोजीशंस रोल ओवर्स के लिहाज से, तो ये बताएं सुब्रमण्यम साहब, आपका क्या ट्रेड होगा और किस तरफ होगा, किस शेयर में होगा? सर क्लियरली जो भी यहाँ पर रोल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो आई थिंक
अशोक लीलैंड ऑब्वियसली यहीं पर एक अच्छी खासी रोल्स देखने को मिली है। ऑब्वियसली इट्स बिलो एवरेज, लेकिन एक टेक्निकल के लिहाज से अगर आप बगैर तो इससे शानदार आई थिंक चार्ट देखना मुश्किल है। और मेरा मानना है कि शायद ये आई थिंक अप्रैल सीरीज में कम से कम 110-15 तक जाने की क्षमता रखती है। और दूसरा स्टॉक जहां पर रोल्स कम देखने को मिली है, इसका कारण यही है कि शॉर्ट रोल्स यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं है, वो है टाटा मोटर डीवीआर। और इसकी वजह ऑब्वियसली साफ है क्योंकि अभी निफ्टी में शामिल है, लेकिन शायद नियर टर्म एक ओवरबॉट सिचुएशन पे है। लेकिन मेरा मानना है कि 280-285 उस रेंज में खरीदारी की जा सकती है। मेरा मानना है कि शायद अप्रैल सीरीज में इसमें एक 310 तक आने की पूरी क्षमता है। और तीसरा स्टॉक अगर मुझे चुनने का तो शायद एक यहाँ पर शॉर्ट साइड पे आई थिंक एमएनएम काफ़ी वीक लग रहा है, और यहाँ पर हमने एक शॉर्ट रोल्स भी देखे, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर कम से कम 5-8% की गिरावट यहाँ पर अप्रैल सीरीज में देखने को मिल सकती है। एमएनएम देखो पिछली सीरीज में भी करीब 1.5% कमजोर था, जहाँ टाटा मोटर्स में 30% की तेजी देखने को मिली थी। एमएनएम में पिछली सीरीज भी कमजोरी भरी थी, और हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं ये सीरीज भी कमजोरी वाली रह सकती है। चलिए तो एमएनएम से दूर रहें, नंबर्स देखते हैं आज कैसे आते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि नीचे में शॉर्ट करना है या फिर ऊपर मिलेगा मौका आपको मंदी करने का। लेकिन तेजी और मंदी करने के मौके आपके लिए शुरू हो चुके हैं। प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत के साथ ही 15 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 1 अंक नीचे है निफ्टी, तो मूड बन रहा है अभी कि किस तरफ जाना है। बीपीसीएल 7% ऊपर है, और पावर ग्रिड में 2% की मजबूती, अल्ट्राटेक 1.5% मजबूती। कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगी, और ग्रासिम 3% नीचे दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में 2% के आसपास का नुकसान है, तो थोड़ी देर में सेटल होगा मामला कि किन लेवल्स पर प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर मैं पढ़ रहा हूँ, और वो टायर स्टॉक्स को लेकर है। टायर स्टॉक्स में अगर कोई शॉर्ट करना है वायदा कारोबार में तो बताएं, एमआरएफ तो छोड़ दीजिए, उसमें ट्रेड हो नहीं पाएगा। अपोलो या सीएट, सुब्रमण्यम साहब, क्योंकि खबर ये आ रही है कि ये जो नेचुरल रबर के दाम हैं 91 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 115 रुपये प्रति किलो हो गए, यानी कि दाम बढ़ रहे हैं। जो बड़ा फ़ायदा टायर कंपनियों को मिल रहा था इतने लंबे समय से दाम कम होने का, थोड़ा नुकसान वाली बात है यार, यूँ कहें कि थोड़ा मार्जिन्स कम हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है अभी जो खबर आ रही है। क्या कोई स्टॉक में रिएक्शन दिख सकता है नेगेटिव साइड पर, चूँकि आज कमज़ोर वाला मामला दिख रहा है? तो अरे आज करेंसी मार्केट खुला है नहीं, चलिए देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर टायर स्टॉक्स पर एक बार राय ले ली जाए कि क्या करना चाहिए, कहीं कोई शॉर्ट का मौका है क्या? देखिए, अगर ओवरऑल हम टायर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर मेरा मानना है कि शायद एक बुलिश व्यू ही है, क्योंकि यहाँ पर रोल्स भी देखे और अगर चार्टिकली भी देखे लगभग सब एक अच्छी खासी रिकवरी मोड पे है। ऐसा कोई फिलहाल संकेत नहीं मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि शायद एक नी जर्क रिएक्शन डेफिनेटली आ सकती है। ऑफकोर्स ऐसी न्यूज़ फ्लो पे डेफिनेटली गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो आई थिंक अगर सीएट की हम बात करें तो अगर एक कल 1080 के आसपास बंद हुआ है, 1060 यहाँ तक अगर एक बार उसके नीचे ट्रेडिंग करते देखे तो आई थिंक वहां पर एक शॉर्ट की जा सकती है, लेकिन ये रिस्क की ट्रेड हो सकता है, और स्टॉप लॉस भी बहुत टाइट रखनी पड़ेगी। एक मेरा मानना है कि 1080 का ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और नीचे अगर जाती हो तो शायद 1040। तो मेरा मानना है कि शायद कोई भी ट्रेड अवॉइड करना वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। ओके, चलिए तो ये रहा इन स्टॉक्स पर। लेकिन आज आप नजर रखिएगा आईवीआरसीएल के शेयर पर भी। जिस तरह से कोलकाता का जो ब्रिज कल हमने देखा था, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां पर हुई थी, कल स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद इनके जो कोलकाता के ऑफिसेज हैं उसको सील कर दिया गया, एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो देखना होगा आज स्टॉक में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। हालांकि पेनी स्टॉक है, लेकिन कुछ छोटी छोटी पेनी कंपनियों के लिए अच्छी खबरें आई हैं, उन पर भी नजर होनी चाहिए। सीएमआई, ग्लोबल इंफ्राटेक, ग्रीन क्रेस्ट फाइनेंशियल्स, पीएस आईटी इंफ्रा, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको बीएसई ने सस्पेंड कर दिया था, और आज से इनमें दरअसल ट्रेडिंग नहीं होनी थी। लेकिन ये कंपनियां हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट से स्टे लेकर आई, और आज यहां पर कारोबार होगा। तो इन कंपनियों के ऊपर भी आज नजर सबकी बनी रहेगी। एक राहत की बात कह सकते हैं इन कंपनियों के लिए। बिल्कुल, तो खास तौर से सीएमआई ये स्टॉक एक्शन में रखे। एक्चुअली ये स्टॉक मेरे ख्याल से कल नहीं परसों निचले स्तर से 20% रिकवर भी हुआ था सर्किट लगने के बाद। सीएमआई का स्टॉक अगर दिखा सकते हैं, लिक्विड नहीं, 7 दिन का 15 दिन का लंबा चार्ट देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा किस तरह से स्टॉक में रिएक्शन हुआ है। एनीवे, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हाँ स्टॉक में एक्शन जरूर हुआ है, तो ये एक डेफिनेटली ध्यान देने वाली बात है। आईटीसी एक और स्टॉक में देख रहा था राकेश आपकी लिस्ट में, जो आप ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी की राय दे रहे थे।
अनिल जी, काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। पूरी मार्च की सीरीज देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा, नीचे में 319 एक अच्छा बेस है, और मेरे को लगता है कि लास्ट सीरीज में जो इसमें मूव नहीं आया, शायद एक्सपायरी का प्रेशर होगा, बट चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, और ऊपर में मुझे लगता है 345 एटलीस्ट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए अगले कुछ दिनों के अंदर। ऑलराइट, चलिए तो ये राय आईटीसी पर निकल कर आ रही है, लेकिन जिस तरह से अल्ट्राटेक ने जेपी एसोसिएट्स के सीमेंट प्लांट को खरीदा है, उसके बाद अब ब्रोकरेजेस हाउसेस की क्या राय निकल कर आ रही है। रोजाना की तरह नियति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो बताती हैं आपको ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है। भेल के ऊपर भी राय जानेंगे। नियति, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? बेहद बुलिश हैं ब्रोकरेजेस, अल्ट्राटेक के लिए बेहद फायदेमंद है। डील सिटी कह रहा है कि निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर की री रेटिंग देख रहे हैं। हालांकि ईपीएस डाइल्यूशन हो सकता है 30% के आसपास एफआई 18 के लिए, मगर प्राइसिंग स्ट्रेंथ आगे चल के इंप्रूव होगी, डिमांड सप्लाई क्योंकि बेहतर होगा। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं अल्ट्राटेक में। यूबीएस भी आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है अल्ट्राटेक में। टारगेट प्राइस 3445 का दिया है इन्होंने, 7% के आसपास का एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देख रहे हैं। कैपेसिटी एडिशंस जिस तरह से कर रहे हैं और एक्विजिशंस कर रहे हैं, उससे इनकी जो अर्निंग्स है वो उसमें रिकवरी आएगी, और प्राइसिंग और बेहतर होगी, डिमांड सप्लाई बेहतर होगा, सीमेंट सेक्टर की री रेटिंग होगी, इसलिए आपको निवेश करके चलना चाहिए। अल्ट्राटेक इनका टॉपिक है। 3445 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए। मगर डॉइचे बैंक भेल को डाउनग्रेड करा है, को अपग्रेड करा है। सेल से इसकी रेटिंग बढ़ा के इन्होंने बाय कर दिया है, यानी बिकवाली से सीधे कह रहे हैं कि खरीदारी करिए। टारगेट प्राइस इन्होंने 140 का दिया है। मौजूदा भाव से 23% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट शेयर इनका बढ़ने की उम्मीद है, और कुछ एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि जीवीके और रत्ना पार के, वो अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑर्डर पाइपलाइन इनकी काफी मजबूत है और प्राइसिंग भी मजबूत हुई है, इसलिए आपको अपग्रेड किया है। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 140 का लक्ष्य भेल दिखा सकता है आपको। तो ये इंटरेस्टिंग है। कुछ ब्रोकरेज हाउस बेरिश हैं, 70 का टारगेट दे रहे हैं, और कुछ ब्रोकरेज हाउस उससे डबल 140 का टारगेट दे रहे हैं भेल के लिए। तो इसका मतलब साफ है, बाजार के मूड के साथ स्विंग करेगा स्टॉक। मूड अच्छा है तो 140 के टारगेट के लिए ट्रेड करें, खराब है तो 70 का लक्ष्य देखें फिलहाल। लेकिन इसके अलावा नीति ये बताएं, और कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रह सकते हैं आज इन रिकमेंडेशंस के दम पर? औरबिंदो फार्मा पे सीएलएसए ने आज इनिशिएट किया अपना कवरेज बिकवाली की सलाह के साथ। 630 तक ये स्टॉक गिर सकता है, 15% की मौजूदा भाव से गिरावट आ सकती है। यूएस का कारोबार इनका बहुत ही मंदी में है, और आगे भी इनको कोई पिकअप की उम्मीद नहीं है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट अनलाइकली है कि आगे जाके मार्जिन बेहतर होंगे। 630 के लिए आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। औरबिंदो फार्मा में सीएलएस ऐसा कह रहा है, मगर डीएलएफ पर यूबीएस काफी ज्यादा बुलिश है। निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 210 के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। मौजूदा भाव से 82% की आपको तेजी ये शेयर दिखा सकता है। दरअसल को फाउंडर्स जिस तरह से अपने रेंटल कारोबार को बेच रहे हैं अपने कर्ज को घटाने के लिए, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। हाल फिलहाल में इन्होंने अपनी एक साकेत की साबिर सिटी का एक डील किया है। आगे भी ये अपना कर्ज घटाएंगे, इसलिए निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 210 के लक्ष्य के लिए आपको डीएलएफ में निवेश करना चाहिए, यूबीएस कह रहा है। ओके, तो काफी एग्रेसिव टारगेट्स दे रहे हैं आज ब्रोकरेज हाउसेस। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। डीएलएफ पर नजर रखिए और नजर रखिए भेल पर। राकेश से पूछते हैं इन दोनों के चार्ट्स उनको कैसा लगते हैं और वो किस पर बुलिश हैं। राकेश बताइए। देखिए हेमंत जी, बीएचईएल का अगर चार्ट देखें तो संकेत हैं, बॉटमिंग के संकेत हैं, बट ऐसा कोई भी संकेत नहीं है चार्ट के ऊपर की बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। बट दूसरी तरफ डीएलएफ को देखें तो काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। नीचे में 104, 105 एक अच्छा बेस है, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में 155, 160 प्लस के लेवल्स डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक को इन स्तरों पर बाय जरूर करना चाहिए। तो ये राय है इस स्टॉक पर। लेकिन फार्मा शेयरों में लुपिन में जिस तरह की तेजी हुई और अच्छी मजबूती बनी है, मयूरेश क्या कहेंगे आप? क्या कहीं मौका दिखता है आपको खरीदारी करने का अब भी, या फिर थोड़ी देर हो चुकी? नहीं अनिल जी, आई थिंक स्टॉक को स्टेबलाइज होने देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बैड स्पेट ऑफ न्यूज़ कंटिन्यू हो रही है इसके साथ, उसका एक टोल स्टॉक प्राइस पे बिल्कुल आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक बिजनेस स्ट्रक्चर देखें तो उसी फॉर्मुलेशंस हैज बीन गोइंग एट अ वेरी डिसेंट पेस। जो इनके ब्रांडेड सेल्स हैं, मैनेजमेंट यही चाह रही है कि दैट परसेंटेज शुड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 30%। और जो डोमेस्टिक बिजनेस भी ये मैनेज करते हैं, आई थिंक दैट बिजनेस ऑन द फॉर्मुलेशन साइड इज डूइंग रीजनेबली वेल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्वालिटेटिव वाइज आई थिंक
थिंक द स्टॉक इज डूइंग रीजनेबली ओके। जो इनकी एनडीए पाइपलाइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इनकी दिक्कतें आ रही हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, आई थिंक दैट विल कीप ऑन हैविंग एन ओवरहैंग ऑन टू द स्टॉक। इसलिए आई थिंक मैं देखना चाहूँगा, आई थिंक रिजल्ट्स कैसे पैन आउट होते हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ Q4, और मैनेजमेंट कमेंट्री क्या रहती है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ रेमेडियल एंड रेजोल्यूशन इश्यूज। आई थिंक ये टाइमलाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये स्टॉक के रीरेटिंग के लिए। कुछ और शेयरों पर भी नजर रखिए। प्री ओपनिंग सेशन में ज्योमेट्रिक जैसे शेयर मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। NHPC पर भी एक राय लेना चाहूँगा। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर ये शेयर छू रहा है। देखिए इस जो सीरीज कल खत्म हुई है उसमें 25% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। वैसे काफ़ी सुब्रमण्यम साहब ठंडा शेयर रहता था, ये अचानक से जिस तरह से एक्शन में आया है, कैसे रेट कर रहे हैं आप इसे और क्या राय है आपकी इस पे? जी आई थिंक काफ़ी चौंकाने वाली रैली, ऐसे रैली आई थिंक NHPC में देखना आई थिंक बहुत दिनों से देखे नहीं है और शायद काफ़ी इग्नोर्ड भी है, लेकिन डेफिनेटली जो भी चार्ट पैटर्न है बहुत ही बुलिश है और ये क्लियरली इन्वेस्टर कैंडिडेट है और मेरा मानना है कि शायद उस इन्वेस्टर के लिए ठीक है और शायद कोई करेक्शन मिले 20 के ऊपर तो 20-22 के रेंज में आई थिंक खरीदारी कर सकते हैं। नियर टर्म टारगेट डेफिनेटली 28-30 जो अच्छा खासा परसेंटेज के लिहाज से अच्छी खासी रिटर्न है, तो आई थिंक वो इन्वेस्टर स्टॉक है और मेरा मानना है कि शायद जिनको लॉन्ग टर्म व्यू लेके करना चाहिए शायद वो उसमें शामिल हुए। ट्रेडिंग के लिहाज से आई थिंक मैं इसमें से दूर रहूँगा। ओके, ट्रेडिंग के लिहाज से दूर रहें ये राय है, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन जो सेटल हुआ है इतना कमज़ोर है नहीं, ये अच्छी बात है। क्योंकि आप देखिए ना 40 पॉइंट नीचे सेंसेक्स दिख रहा है, 20 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है, तो जितना 45 अंक नीचे आपको दिख रहा है नीचे SGX निफ्टी उतना तो नीचे नहीं खुल रहे हैं। कम से कम ये अच्छी एक राहत की बात है कि उतनी बुरी शुरुआत होती नहीं दिख रही है बाजार की। नए खिलाड़ी आज से निफ्टी में शामिल हो रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा, आइशन मोटर्स, ये तमाम शेयर आज एक्शन में रहेंगे। इन पर नज़र रखिएगा कि किस तरह का रुझान यहाँ पर आज देखने को मिलता है। और HCL टेक, विप्रो जैसे शेयर, सिप्ला एक और मजबूत शेयर दिख रहा है, टाटा मोटर्स मजबूत दिख रहा है। ये कुछ एक शेयर है जो पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी का माहौल बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन मेटल शेयरों में कहीं कोई अगर मंदी की पोजीशन बनानी है तो राकेश चार्ट्स पर क्या कमज़ोर दिख रहा है? खास तौर से वेदांता चूंकि निफ्टी से बाहर भी हो रहा है, क्या वेदांता या कोई और स्टॉक है जहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए? देखिए अनिल जी, मेटल्स में देखें तो दो ही काउंटर्स एज ऑफ नाउ जिनमें स्ट्रेंथ नहीं है एज कम्पेयर टू टाटा स्टील। जैसे मेटल्स में अगर आप देखें तो टाटा स्टील, JSW स्टील में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है और स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ जो है स्टील के अंदर JSW स्टील के अंदर है। बट दूसरी तरफ आप वेदांता और हिंडाल्को की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। बट वेदांता में दूसरी तरफ आप देखें कल की क्लोजिंग अराउंड 89-85 के अराउंड की है, बट नीचे में 85 और 50 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 85 रुपए 50 पैसे का स्तर नीचे में तोड़ता है तब इस स्टॉक में करनी चाहिए, एल्स इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा देखिए कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। एल्केम लैब्स, यूके के रेगुलेटर ने जिस तरह से इनके प्लांट की जांच की थी, आज एक गैप डाउन ओपनिंग यहां पर देखने को मिलेगी। करीब 5% नीचे खुलने के संकेत यहां पर नज़र आ रहे हैं। तो आज ये कुछ फार्मा शेयर हैं जहां पर खराब प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। IT शेयरों में ध्यान रखिए, तेजी बन सकती है। HCL टेक, विप्रो, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती के साथ प्री ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन में इस समय चाल देखने को मिल रही है। और कल भी हमने देखा था IT सेक्टर ने बाजार को संभालने की कोशिश की थी शुरुआती मिनटों में। बिल्कुल, तो डिफेंसिव थोड़े बेहतर दिख रहे हैं IT के साथ। कुछ सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स है जो भी मजबूत दिख रहे हैं, उनमें से एक सिप्ला है। कल भी मेरे ख्याल से दिन के हाई लेवल के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखा था कमजोर बाजार में। सिप्ला पर एक राय ले लें फटाफट राकेश से। राकेश, चार्ट्स पर कोई मजबूती के संकेत है या फिर सिर्फ ट्रेडिंग बाउंस बैक है? देखिए अनिल जी, टेक्निकली देखें तो एक ट्रेडिंग बाउंस बैक ही है। ऊपर में 520, 525 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। कोई भी उछाल आता है तो उसको यूज करना चाहिए निकलने के लिए, किसी भी तरीके की बॉटम फिशिंग सिप्ला में नहीं करनी चाहिए। ओके, किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग सिप्ला में नहीं करनी चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट की राय निकल कर आ रही है। लेकिन आज देखिए कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो थोड़े दबाव के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। एक्सिस बैंक 1% नीचे खुलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% नीचे खुलेगा, ये संकेत इस समय मिलते हुए दिख रहे हैं। PSU वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये बताइए सुब्रमण्यम साहब, कौन सा शेयर आपको पसंद है? नया फाइनेंशियल ईयर है, वेल्थ क्रिएटिंग आइडिया क्या हो सकता है?
वेल अगर पीएसयू की बात करें तो आई थिंक कम से कम एक रोल्स के लिहाज से आई थिंक यूनियन बैंक आई थिंक एक अच्छी कैंडिडेट बन सकती है। कल आई थिंक 130 के आसपास बंद हुआ है और यहाँ पर शॉर्ट रोल्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए, तो मेरा मानना है कि शायद इसमें पोटेंशियल डेफिनेटली है 140-45 से जाने की। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात करें आई थिंक बैक टू एचडीएफसी बैंक वापस अच्छी खासी बहुत ही जबरदस्त रोल्स हुई है और मेरा मानना है कि शायद या इस लेवल से बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन ना मिले, लेकिन मेरा मानना है कि एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है। आई थिंक 2016-17 के जो फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली एक रीजनेबल रिटर्न्स 15-20% रिटर्न्स डेफिनेटली मिलने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। बचे हैं 30 सेकंड। 40 अंक नीचे सेंसेक्स और 20 अंक नीचे निफ्टी। बैंक निफ्टी है 40 अंक नीचे। अब ज्यादा कमजोर नहीं खुल रहा, तो क्या खुलने के बाद थोड़ा और कमजोर होंगे? थोड़ा लग ऐसा रहा है। ज़्यादा कमज़ोर खुलते तो शायद खरीदारी तुरंत आ जाती, लेकिन अब देखते हैं कहाँ से किन लेवल से खरीदारी लौटती हुई दिखती है। करेंसी बाजार तो हैं आज बंद, बैंक हॉलीडे हैं, तो वहाँ से संकेत तो है नहीं। संकेत जो कुछ हैं हमारे अपने हैं कि हमारे अपने मार्केट के हैं। निफ्टी में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, 4 स्टॉक आए हैं नए, 3 स्टॉक निकले हैं, सब पर नज़र रखेंगे किस तरह का एक्शन वहाँ पर होता दिख रहा है। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत लाल निशान के साथ होती दिख रही है। 65 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर 15 अंकों का नुकसान। कमजोरी 1/4% की। क्या है कमजोर? औरोबिंदो फार्मा 2% नीचे, टाटा स्टील 1% नीचे और बैंक ऑफ बड़ौदा 0.% नीचे। ये 2-3 स्टॉक हैं जो कमजोर है। तो औरोबिंदो और टाटा स्टील 2 ही स्टॉक ऐसे हैं, तो औरोबिंदो के लिए कह सकते हैं कि निफ्टी में शामिल होते और सिर मुड़ाते ही और पड़े ही वैसा वाला मामला। सेलो न्यूज़ और साथ ही सीएलएस ने डाउनग्रेड किया तो उसका असर दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट 1% ऊपर है, कोटक बैंक 0.5% ऊपर है, पावर ग्रिड विप्रो जैसे शेयर मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। आइए नई सीरीज में कैसा एक्शन है वायदा कारोबार के शेयर में। और अगर आप देखें जेपीएस से 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, आईडीबीआई बैंक 1% ऊपर है। तो ये कुछ एक स्टॉक से, बाकी स्टॉक कोई ऐसा है नहीं जो 1% से ज़्यादा मजबूत दिख रहा हो। औरोबिंदो फार्मा 2.5% नीचे, अदानी पावर 2% नीचे, लुपिन नीचे खुला है और अच्छा खासा नीचे खुला है, 1.5% का नुकसान है। अभी कह भी रहे थे मयूरेश की हम जल्दी में नहीं है खरीदने के लिए, आराम से नीचे आने दीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.5% नीचे खुला है। ये स्टॉक्स हैं एक्शन में नेगेटिव साइड पर। भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, और ये कई सारे दिग्गज दबाव बना रहे हैं। आप देखिए इसलिए 85 अंक नीचे अब हो गया है सेंसेक्स और निफ्टी 7,700 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। टॉप लूजर निफ्टी में है औरोबिंदो फार्मा, कमजोरी बढ़ती हुई 3% का नुकसान इस वक्त। जी हाँ, लेकिन आईडीबीआई बैंक देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 1.25% ऊपर है ये स्टॉक। इसने अपनी हिस्सेदारी बेची है 2% एनएससी में, उसका फ़ायदा इस शेयर को मिलता हुआ आपको दिखेगा अभी शुरुआती कारोबार में। लेकिन रिलायंस पावर देखिए ये भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। संदीप पागले जो हमारे एक्सपर्ट आए थे उन्होंने कहा यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए आज के दिन। शुगर शेयरों में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर जैसे शेयर 0.5% मजबूती के साथ खुले हैं। और अगर मिड कैप्स में देखें तो डेल्टा कॉप एक और ऐसा स्टॉक है जहाँ 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से डेल्टा कॉप में एक अच्छी तेजी बन रही है, आज फिर देखिए अच्छी ओपनिंग कही जाएगी। केईसी इंटरनेशनल 3% ऊपर है खबरों के दम पर। एमईपी इंफ्रा, इन्होंने नागपुर में एक 4 लेन का प्रोजेक्ट हाथ लगाया है, हालांकि जॉइंट वेंचर कंपनी के हाथ लगाए, इनका भी हिस्सा है उसमें, 2.5% ऊपर ये शेयर इसलिए कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। सीएमआई ग्लोबल इंफ्राटेक, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिनमें पहले तो बीएसई ने ट्रेडिंग सस्पेंड करने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद ये हाई कोर्ट से देखिए नोटिस लेकर आए हैं, स्टे लेकर आए हैं उस ऑर्डर पर, और यहाँ पर थोड़ी सी मजबूती कुछ शेयरों में देखने को आज के सत्र में मिल रही है। लेकिन देखिए आईवीआरसीएल के लिए आज का दिन भी बेहद कमजोरी भरा। कलकत्ता में जिस तरह से जो ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ था कल, आज देखिए फिर से 6% नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ। अडानी पावर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे पिछली सीरीज में, आज यहाँ पर भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, 2% नीचे है ये शेयर। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपके सामने। बाजार मामूली से कमजोर है, कोई खास ऐसा नुकसान है नहीं। यूबी होल्डिंग 2-2.25% नीचे, यूनाइटेड स्पिरिट्स नीचे, तो यूबी ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन नेगेटिव साइड पर है। एलकेएम लैब 4% नीचे खुला है। औरोबिंदो फार्मा थोड़ा स्टेबल होने की, नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। टायर स्टॉक्स देख लें एक बार। सीएट तो नीचे खुला है, जी हाँ, सीएट में थोड़ा नुकसान है। अपोलो टायर्स देख लेते हैं, थोड़ा नुकसान है लाल निशान में, लेकिन ऐसे कोई खास कमजोरी है नहीं। बाजार ऐसा नहीं कि बहुत गिरने के लिए जल्दबाजी में हो और बहुत तेजी से गिरना चाहता हो, ऐसा है नहीं। तो
कुल मिलाकर निचले स्तरों पर खरीदारी भी आती हुई दिख रही है और ये एक अच्छा संकेत है इस वक्त बाजार के लिए कि कम से कम थोड़ी बहुत सौदे तेजी की तरफ भी नीचे के लेवल पर बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अनिल आप देखिए आज ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बड़े और गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय करीब करीब 2% नीचे है ये शेयर। यहाँ पर खबरें ज़रूर चल रही थी पिछले कई दिनों से और मैं तो कहता हूँ बल्कि कई क्वार्टर से कि ये कंपनी बिकेगी, गोदरेज साहब अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर होंगे, HCL टेक शायद हिस्सेदारी खरीदेगा, लेकिन अब तक इसका कोई औपचारिक ऐलान आया नहीं है। एक्सचेंजेस पर भी कोई ऐसी सूचना नहीं है। और आप देखिए इस शेयर ने पिछले महीने करीब करीब 37% की तेज़ी दिखाई थी और अब आप देखिए ये शेयर आज थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ। ये बताइए चार्ट्स कैसे लगते हैं राकेश आपको? ज्योमेट्रिक में कोई सौदा लेना चाहेंगे क्या? देखिए हेमंत जी, चार्ट्स पॉजिटिव थे। कल के सत्र में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट जिस तरीके की खबरें चल रही हैं ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रैली नहीं ले रहा है। तो अगर किसी का ट्रेडिंग का नजरिया है, देखिए ट्रेडिंग तो सिर्फ इंट्राडे ही की जा सकती है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए और इस स्टॉक में शायद करेक्शन देखने को मिले। और इस समय अगर आप, हेमंत जी एक चीज और कहना चाहूंगा, मार्केट के अंदर जैसे एविएशन स्टॉक्स को लेके एक नेगेटिव खबर आई है, बट उस तरीके से सेल ऑफ देखने को नहीं मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड यहां भी लेना चाहिए। जेट एयरवेज 542 543 के अराउंड चल रहा है, एक मात्र 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जेट एयरवेज को बाई किया जा सकता है। 536 पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है और एक नेगेटिव न्यूज पे स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करा है, हो सकता है कि दोपहर तक जेट एयरवेज एक अच्छी रैली दिखा पाए। और दूसरा, आज के सत्र में एक टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में भी कुछ लग रहा है कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। मात्र 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस है। 118 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ टाटा ग्लोबल को बाय करना चाहिए 127-128 के लक्ष्य के लिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक औरोबिंदो फार्मा, जिसने आज शुरुआत की है पारी की। मैं 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस शेयर में। एक तो ये कि खुला नीचे, उसके बाद तेज़ी से फिसला और उतनी ही शार्प रिकवरी आ रही है। निफ्टी में शामिल हुआ है लेकिन CLSA की रिपोर्ट पर जो बिकवाली हुई पूरी की पूरी कवर होती दिख रही है। आप काफ़ी हद तक रिकवर हुआ। आप देखिए 720 का लो बनाकर स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त मजबूती के साथ ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। चार्ट्स पर एक बार फटाफट देखिए, क्या 720 के आसपास कोई बड़ा बॉटम लो सपोर्ट ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अब यहाँ पर उछाल में कहीं किसी लेवल पर बिकवाली करें या फिर खरीदारी करने का मौका है? राकेश क्या कह रहे हैं चार्ट्स? देखिए आपने अनिल जी एकदम राइटली मेंशन करा, 720 के अराउंड जो आपने सपोर्ट की बात करी, 720 स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक स्टॉक 720 के ऊपर है ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर इस स्टॉक 720 के स्तरों को डिसाइसिवली नीचे में क्रैक करता है तब इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी। एल्स जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एकदम इंटैक्ट है ऊपर की तरफ। आज भी देखिए नए फाइनेंशियल ईयर का पहला कारोबारी दिन और शुगर शेयरों के लिए अच्छा साबित हो रहा है। बाजार जहां कमजोर है, शुगर सेक्टर के स्टॉक्स देखिए, बलरामपुर चीनी 2% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान करीब करीब 1.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रीलंका शुगर भी 1% ऊपर है। तमाम शुगर कंपनियों ने देखिए फाइनेंशियल ईयर के पहले कारोबारी दिन की अच्छी शुरुआत करी है। ये बताइए राकेश, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? कहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जहाँ आप खरीदारी करना चाहेंगे, इंट्राडे के लिहाज से भी और कुछ पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी? आप हेमंत जी शुगर स्पेस की बात कर रहे हैं ना? जी देखिए शुगर स्पेस में मेरा पसंदीदा स्टॉक जो है डालमिया भारत शुगर है। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट एक बड़े चार्ट पे दिखाया हुआ है और पिछले 7-8 दिनों से स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में मुझे लगता है नीचे की तरफ 88 से लेकर 90 का जो जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और आप देखें तो मेरे को लगता है कि बाय दिवाली स्टॉक के अंदर 144 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद अगर चार्ट पे मुझे कोई स्टॉक पसंद है शुगर स्टॉक, तो वो बलरामपुर चीनी है जिसने 94-95 के ऊपर एक बड़ा एक ब्रेकआउट दिखाया है। और इस स्टॉक के अंदर भी मुझे लगता है 144-145 के लेवल्स अगले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले 6 महीने तक यहाँ पर शुगर शेयरों में तेजी की उम्मीद है। चार्ट्स पर मजबूत है, लेकिन शुगर सेक्टर को तो संदीप भी बड़े क्लोजली ट्रैक करते हैं। संदीप, आपसे राय लूंगा, आपको कौन सा शुगर शेयर पसंद है वो आप निकाल कर रखें। तब तक बता दूं आपको कि बाजार 7,700 के लेवल पर आ चुके हैं। निफ्टी पर कमजोरी थोड़ी और बढ़ी है। तो हम वही कह रहे थे कि ज़्यादा कमजोर खुलते तो बेहतर था, वहाँ से रिकवरी आ जाती, लेकिन चूंकि कमजोर कम खुले तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है बाजार को। ये एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। बताएं संदीप, शुगर शेयरों में क्या खरीदारी का मौका है, यदि हाँ तो कहाँ?
देखिए, वैसे शुगर एज अ कमोडिटी ज़बरदस्त रैली कर चुका है और ये सारे स्टॉक्स भी बहुत बेहतरीन चले हैं, बट इन सब में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बैलेंस शीट्स जिनकी सुधरी हुई है, जिनकी बेहतरीन है, वही स्टॉक्स में एंट्री लें। सारे वैसे तो चल रहे हैं, शुगर का नाम होना ही काफ़ी आजकल स्टॉक में, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बलरामपुर चीनी है जो कि अब एक बार सब 100 लेवल्स पे आए तो एंट्री करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, अब रिस्क दिखने लगा है। धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, डालमिया भारत, जैसा राकेश भी कह रहे थे। और एक मैं कहना चाहूँगा जयश्री टी, जहाँ पे शुगर का एलिमेंट भी है और चाय, चीनी, चावल एक साथ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं चाय पत्ती में भी ऐसा है कि एक रैली आ सकती है स्टॉक्स में। और पर्टिकुलरली इस स्टॉक की खास बात यह कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, तो इसलिए इन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है, और वो भी मई जून तक कम से कम वेट करना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि प्रोडक्शन वैसे बहुत अच्छा खासा हो रखा है, बट मई जून में जो क्वालिटी टी है उनकी प्राइजेस वगैरह की स्ट्रेंथनिंग की उम्मीद लगती है इंडस्ट्री को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयश्री टी में दोनों एलिमेंट मिलेंगे तो वहाँ पे निवेश किया जा सकता है। चलिए, तो चाय के, चीनी के साथ साथ चाय के शेयरों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ये राय संदीप की आ रही है। हमने देखा था कल प्रोडक्शन के जो आंकड़े पेश किए गए थे एसोसिएशन की तरफ से, उसमें जिस तरह से कमी देखने को मिली है चीनी के प्रोडक्शन में, उस खबर का फ़ायदा आज देखिए मिल रहा है। हालांकि ये शेयर काफ़ी दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन भेल एक और ऐसा स्टॉक है जिसको फ़ायदा मिल रहा है। डॉयचे बैंक ने जिस तरह से अपनी एग्रेसिव रिपोर्ट पेश करी है, सुब्रमण्यम साहब, क्या व्यू बन रहा है अब आपका भेल के शेयर पर? क्योंकि जो राय हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की, वो बहुत बटी हुई हैं और बहुत ही वास्ट राय हैं। जैसा अनिल भी कह रहे थे, कोई 70 का टारगेट दे रहा है तो कोई 140 का। तो इसमें एक्चुअली कोई भी राय देना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक जो भी यहाँ पर इंडिकेशंस आ रही है, जो खास करके डिफेंस रिलेटेड यहाँ पर कुछ फायदे की बात की यहाँ पर हो रही है, तो उसको चलते आई थिंक मार्केट में कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आई है स्टॉक पे। और मेरा मानना है कि शायद अगर कोई ट्रेडर है तो आई थिंक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए। और अपसाइड के लिए मेरा मानना है कि एक नियर टर्म टारगेट अगर मॉडेस्ट टारगेट पकड़ के चले तो आई थिंक 120 125 वहां तक क्षमता है। उसके बियॉन्ड आई थिंक रिजल्ट्स ही है इसका सहारा दे सकता है, जो हर क्वार्टर में हमने निराशाजनक आते हुए देखा। तो आई थिंक डेफिनेटली मिक्स्ड है, और मेरा मानना है कि शायद दूसरे काउंटर्स पे ध्यान दें। आई थिंक भेल में फिलहाल आई थिंक कॉन्सेंट्रेट ना करें तो आई थिंक वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। ओके राकेश, एक स्टॉक जो मुझे एक्शन में नजर आ रहा है, क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। IOB 3.5% मजबूत हुआ ये स्टॉक, और ओपन इंटरेस्ट में 6% की बढ़त दिख रही है। आज सुबह सुबह 10 मिनटों में इतनी पोजीशन बनी है, 5.5 लाख शेयर नए जुड़ गए IOB के काउंटर पर। इसके अलावा एक और काउंटर है, पहले IOB पर आप राय दें, क्या तेजी का कोई मौका दिख रहा है? पॉलिसी से पहले सरकारी बैंक जो मजबूत होते दिख रहे हैं, ये पिटा हुआ है, शॉर्ट कवरिंग खरीदारी क्या हो रही है IOB में? और उसके बाद मैं रिलायंस इंफ्रा पर भी आपसे राय लूंगा, पहले IOB पर बताएं। देखिए अनिल जी, IOB का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ये वन ऑफ दो छोटे PSU बैंक में से है जिसमें टेक्निकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। और नए निवेश की सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस वाइड हो जाता है, नीचे में 28 रुपये 40 पैसे पे स्टॉप लॉस लगता है। किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है ऊपर में स्टॉक के अंदर 33 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा, अगर आप रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो यहाँ भी टेक्निकल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। स्टॉक ने नीचे की तरफ देखें 518 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। 580 के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। एंड अनिल जी, IT के अंदर से इंट्राडे के लिहाज से टाटा एलेक्सी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले 1895 के अराउंड स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है, और कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक के अंदर 1950 1960 के स्तर देखने को मिले ऊपर में। मिड कैप IT कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। टाटा एलेक्सी भी जबरदस्त बनी और है। KPIT टेक्नोलॉजीज, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो 2.5% मजबूत है इस समय। यहाँ पर टाटा एलेक्सी में भी 2.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है, स्टॉक 1.25% मजबूत है, तो वायदा कारोबार में पोजीशन यहाँ भी बन रही है। रिलायंस इंफ्रा में वायदा कारोबार में पोजीशन बनती दिख रही है, 5.5% ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ा है, 3 लाख शेयरों से ज़्यादा का स्टॉक 1.25% मजबूत है, और 4.25% मजबूत IOB और 6% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो ये कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छी पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं वायदा कारोबार। जापान का बाजार देखिए 3% कमजोर है। जो PMI का आंकड़ा वहां पर आया है वो काफ़ी कमजोरी भरा है, और इसीलिए आप देखिए वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है।
और अब यही एशियाई बाजारों का देखिए मूड खराब करने का काम जापान का बाजार कर रहा है, 3% नीचे है, तो इस मार्केट पर भी नजर जरूर होनी चाहिए। भारतीय बाजार हालांकि थोड़े स्टेबलाइज करते हुए 7700 के ऊपर कारोबार हो रहा है, 2% की तेजी यहाँ पर बनी हुई है। भेल के शेयर में आज ये शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, जिस तरह से बड़ा अपग्रेड मिला है। लेकिन आप देखिए जहाँ छोटी आईटी कंपनियों में तेजी है, वहाँ ज्योमेट्रिक सॉफ्ट में तेजी नहीं है, बल्कि आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। 2-2.25% नीचे अब ज्योमेट्रिक का शेयर पहुंच गया। और एक और स्टॉक है जहाँ पर दबाव है, वो है भारती एयरटेल का शेयर, और इस पर राय लेना चाहता हूं मुरेश आपकी। भारती एयरटेल कैसे अप्रोच करेंगे आप इसे अभी? हालांकि आइडिया देखिए मजबूती है या फिर हरे निशान में टिका हुआ है, लेकिन भारती में ज्यादा प्रेशर है आज। कैसे देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर को आप? नहीं, क्लियरली आई थिंक एक बेनिफिशियल फैक्टर यही है कि अगर रिलायंस जियो की लॉन्च जो हम सोच रहे हैं होनी चाहिए थी, वो डिले होती है, तो इनके एक ब्रीथिंग स्पेस मिलता है और इनका नेटवर्क एक्सपेंशन जैसे डोमेस्टिकली हो रहा है, आई थिंक इट्स हैपनिंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। जितना इन्होंने केपेक्स ऐड किया है प्रॉब्ली टू ऐड टू द 4G नेटवर्क, जैसे इनका ऐड ब्लिट्स चल रहा है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक सम अमाउंट ऑफ टोल ऑन द पॉजिटिव साइड, एटलीस्ट एज फार एज द सब्सक्राइबर्स ग्रोथ इज कंसर्न। कहीं ना कहीं तो डेटा रेवेन्यूज की हम बात करें, और जो मैं बार बार बात करता हूँ, मुझे लगता है अगर हम आरपूस देखें स्पेसिफिकली पर मेगाबाइट ऑफ यूसेज, कहीं ना कहीं उसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड सा दिख रहा है। एंड आई थिंक ऑल द कॉम्पिटिटर्स आर प्रॉब्ली फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम रिलायंस जियो, और अगर रिलायंस जियो कुछ एग्रेसिव प्लान्स लाता है व्हेनेवर इट इज लॉन्च्ड, मेरे हिसाब से आई थिंक जो प्राइसिंग है स्पेसिफिकली ऑन द डेटा साइड, विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, जो मार्जिन में भी अच्छा खासा आई थिंक एक बढ़ोतरी दिखती है कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर्स के, आई थिंक दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी लुक्ड एट। जो डेट कम करने की कोशिश कर रही है भारतीय एयरटेल स्पेसिफिकली ओवरसीज एंड अफ्रीकन ऑपरेशंस में विद टावर सेल्स, दैट इज गोइंग टू एड द बैलेंस शीट। बट अगेन आई थिंक जो एक ऑफसेटिंग इफेक्ट होगा वो 700 मेगाहर्ट्ज का आई थिंक जो एक प्राइसिंग बैंड्स निकले हैं, वहाँ पे आई थिंक एडिशनल डेट बढ़ सकती है कंपनी की इफ दे प्रॉब्ली गो इन फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो नेट डेट टू इबिटा है उस पर एक प्रेशर आ सकता है और रिटर्न रेशियोज पे प्रेशर आ सकता है। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक स्टॉक्स शायद कंसोलिडेट करें, बट लार्जर पिक्चर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स मेरे हिसाब से आई थिंक अ लार्ज पोर्शन ऑफ दीज टेलीकॉम शेयर्स शायद मार्केट्स को अंडर परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये राय इस बीच बाजार पर रखी नज़र, बेहतरीन रिकवरी आती दिख रही है निचले स्तरों से, बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है। आप देखिए जापान 3% गिरा, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजार रिकवर करते दिख रहे हैं। और आप देख सकते हैं 7,720 पर निफ्टी है, 7,700 के नीचे जाने को तैयार नहीं है, ये एक अच्छा संकेत। और 45 अंकों का ही कमजोरी अब बचाए सेंसेक्स में, जो 100 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोर था। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं आपकी अच्छी रिकवरी आ रही। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी रिकवर हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी कमजोरी है थोड़ी 50-55 अंकों की। ITCL ये एक हैवी वेट है, देखिए जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, यही बाजार का मूड सुधारने का काम कर रहा है। अगर आप एक बार कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो आप पाएंगे 1.25% ऊपर है आज का दिन ITC, और देखिए 7 अंक का कंट्रीब्यूशन यहीं से आ रहा है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो बाजार को ऊपर की तरफ खींच रहा है। इन्फोसिस एक और ऐसा स्टॉक है। वजह पूछते हैं राकेश से। राकेश, ITC में आपने ऐसा क्या देखा था सुबह सुबह खरीदारी करने की राय दी, आज सारा पूरा का पूरा मार्केट को ITC से ही मिल रहा है? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। मैं तो लास्ट सीरीज की जब से शुरुआत हुई है तब से ITC हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। काफी बेहतरीन रिवर्सल है, और जब आप रिवर्सल के पॉइंट्स पे एंट्री लेते हैं तभी पैसा बनता है। और कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो 348 ऊपर में 370 प्लस के लेवल्स भी ITC में देखने को मिल सकते हैं। इस एज ऑफ नाउ देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में नई पोजीशंस को रिकमेंड करना काफी मुश्किल है, बट इंडेक्स हैवीवेट ITC काफी स्ट्रांग लगता है। इन्फोसिस काफी स्ट्रांग लगता है 1190 के स्टॉप लॉस के साथ। अनिल जी, जब इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस पे कोई ट्रेड मिलते हैं अच्छे स्टॉक्स के अंदर, तो उनको मेरा ऐसा मानना है कि मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा पैसा मुझे लगता है ITC, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में बनने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इन्फोसिस के ऊपर नजर रखिए। बार बार कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, ध्यान रखिए 15 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं। 15 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, 15 तारीख को बाजार बंद है। तो इस बार इन्फोसिस में जो वो मूव लोग जो देखते हैं जनरली मार्केट के दौरान नंबर्स आने वाला, वो मिसिंग होगा। बाजार बंद एक दिन के लिए नहीं है, खाली 15 तारीख, 4 दिन के लिए। 14, 15, 16, 17, तो 4 दिन का लंबा वीकेंड है। इस बार मजा आएगा इन्फोसिस के नतीजों के पहले ऑप्शंस में ट्रेड करने का लोगों को, क्योंकि 4 दिनों की छुट्टी की वजह से, इन्फोसिस के रिजल्ट की वजह से जो ऑप्शंस की प्रीमियम दमदार होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन संदीप, आप क्या राय रखते हैं इन्फोसिस पर? क्या आपको लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्फोसिस ने पिछले 3-4 क्वार्टर से दिखाई है, अच्छे नंबर्स की उम्मीद करेंगे और अब से लेकर रिजल्ट तक खरीदना चाहिए इन्फोसिस?
देखिए, खरीदने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी रैली ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है, बट ओवरऑल जो कमेंट्स आते हैं मैनेजमेंट को देख के ऐसा लगता है, और जो कॉन्फिडेंस आ रहा है नए मैनेजमेंट को देखकर, तो उन सबको देख के तो लगता है कि लॉन्ग टर्म बाई तो सर्टेनली है। और रिजल्ट के लिहाज से अगर बात करें तो सर्टेनली ऑप्शंस में काम तो करना चाहिए। जो आपने कहा कि 13, 14, 15, 16 बड़ा वीकेंड आएगा और प्रीमियम भी अच्छे खासे हो सकते हैं, तो सर्टेनली मैं उस टाइम पे यही कहूँगा कि कॉल और पुट एट द मनी के दोनों के बेच के जाएं, तो सर्टेनली ये बड़ा प्रीमियम खाने को मिलेगा। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो, जैसा कि आज मैंने सुबह कहा, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर दिखता है और वहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं मैनेजमेंट में, और वहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक चेंजेस आने की उम्मीद लगती है। तो मुझे लगता है कि विप्रो पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी इन्फोसिस एंड टीसीएस और ये तीनों स्टॉक्स ही समाव अच्छा लगता है। तो टेक महिंद्रा अब वैल्यूएशंस के लिहाज से और भाव जो देख के लगता है, तो वहाँ पे ये भी अट्रैक्टिव लगने लगा। तो टेक महिंद्रा एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए ज़रूर। लेकिन अनिल देखिए, अब शुगर शेयर जो हमने बाजार खुलते ही स्पॉट किए थे, क्या तेज़ी देखने को मिल रही है। कई शेयर हैं जो 8-8, 10% ऊपर हैं। उगर शुगर 8%, द्वारिकेश 6%, अवध शुगर में 6% की तेज़ी, मवाना शुगर 7%। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ जो तेज़ी है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और नए फाइनेंशियल ईयर के पहले कारोबारी दिन भी आप देखिए, ये मोमेंटम जो पिछले कारोबारी सेशन में, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में बना हुआ था, वो बरकरार है। बिल्कुल, शुगर शेयर में तेजी है, ये दिख ही रही है। मिड कैप शेयरों में अब हरे निशान में यहाँ पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश, संदीप और सुब्रमण्यम साहब, आपका शुक्रिया। मयूरेश, आपका भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमें देने के लिए। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं